हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले क्लास में मैंने पत्तियों के बारे में बताया था, है ना, कि मंड परीक्षण के बारे में बताया था। अभी मैं बता रही हूँ पत्तियों में, स्टोमेटा में, पत्तियों में रंध्र छिद्र है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अब हम ये अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। 9th में हमने स्टोमेटा रंध्र की चर्चा की थी। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, है ना, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें ही हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है ना। गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है ना। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है छिद्रों का खुलना और बंद होना। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाती है। यहाँ देखिए चित्र है, द्वार कोशिका का चित्र है। ये है हमारी रंध्र, है ना, ये है रंध्र छिद्र, ये द्वार कोशिका, ये है द्वार कोशिका। जब जल अंदर जाता है, जब द्वार कोशिका में, ये द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ये छिद्र है, ये हम हरा हरा हरा, ये जो है यह क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है, यह रंध्र छिद्र है और ये द्वार कोशिका है। और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है, ये बंद रंध्र का चित्र है और ये खुले रंध्र का चित्र है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता जब नहीं होती है तो पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है कि प्रायोगिक व्यवस्था दिखला रहा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना, है ना, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास में इसमें है और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। क्रियाकलाप है कि लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे लीजिए, है ना, लगभग प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है या नहीं, ये क्रियाकलाप हम देख रहे हैं 6.2 में, है ना, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो हम उसके लिए दो क्रियाकलाप के आधार पर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है ना। देखिए,
समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लेंगे और 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखेंगे। प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखेंगे। दोनों पौधों को कांच पट्टिका पर दोनों पौधों को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखेंगे। ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, है ना। ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो वाच ग्लास है, ये शीशे का कटोरी जैसा बना रहता है वाच ग्लास। तो वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है ना, होती तो नहीं। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए रखा जाता है। 6.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार में हम ढक देते हैं। जार के तले को सील करने के लिए कांच की पट्टिका पर वेसलिन लगा देते हैं। इससे प्रयोग वायु रोधी हो जाता है ना। वेसलिन लगा करके इसके पूरे बेल जार को सील कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसमें वायु न जाए, हवा न घुस सके इसमें। लगभग 2 घंटों के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे और प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़ेंगे। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़ेंगे तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच करेंगे कि उसमें स्टार्च है या नहीं। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं? इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है? देखिए, एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है ना। और दूसरा पौधा क्या करता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को नहीं डाला जाता है। तो इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है, इसमें मौजूद है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया गया है। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये था कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं। अब हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम बतलाएंगे। ये हमारा ये क्रियाकलाप अलग है ना। स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा और मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ में मिट्टी से ले लेते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। जिस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन भी
बहुत इंपॉर्टेंट है, वह भी एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है और इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं, है ना। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन से जीवाणु बनाते, ये आप लोग को याद होगा, 9th क्लास में भी पढ़े थे या 8th क्लास में भी। नाइट्रोजन चक्र में राइजोबियम, है ना, वो जीवाणु है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन चक्र में आप पढ़े होंगे, नाइट्राइट के रूप में आता है। और सभी दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग होता है जिसमें कि ढेर सारा मात्रा में प्रोटीन तथा अन्य यौगिक उसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन के। ठीक है। अब है विषमपोषी। यहाँ तक तो हम लोग ये पढ़े कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, उसका भी जरूरी है ना। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि स्वयं पोषी अपना भोजन कैसे बना लेते हैं, किनके किनके उपस्थिति से बना लेते हैं, ये चीज हमने अभी पढ़ा। स्वपोषी पौधे अपना भोजन कैसे बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को शोषण कर जाता है, ये हमने इसमें पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं विषमपोषी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा क्या करता है, नहीं करता है। अब हम देख रहे हैं विषमपोषी। विषमपोषी पोषण, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा, यहाँ पर देखिए, स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। हाँ, और शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है जड़ द्वारा मिट्टी, खनिज लवण। स्तरीय पौधे भी प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की पूर्ति कर लेते हैं, खनिज लवण ले लेते हैं, यहाँ तक कि जल से अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, अन्य पदार्थ में मिट्टी से ले लेते हैं। नाइट्रोजन भी आवश्यक तत्व जो कि प्रोटीन और उनके यौगिकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पर आपको राइजोबियम बैक्टीरियम याद होगा। ये नाइट्रोजनीकरण जब होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो उसमें ये नाइट्रोजन, ये जीवाणु राइजोबियम नाइट्रोबैक्टीरियम जीवाणु काम देते हैं इसमें। नाइट्रोजन चक्र में पढ़े होंगे चाहे, और आगे आप लोग पढ़िएगा, है ना। अब है विषमपोषी पोषण। ये प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जरूरी कि सबका पोषण का विधि एक ही तरह, पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अलग अलग भोजन का स्वरूप पर निर्भर करता है, उनकी डिमांड पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। जैसे कि यदि कोई भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास है, या गतिशील है जैसे हिरन है, तो दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका अलग अलग होगा, है ना। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं।
जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, है ना। जैसे हम लोग हैं, उच्च वर्गीय जंतु जैसे हम लोग हैं, सब जंतु भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, पहले शरीर के अंदर डालते हैं, उसके बाद उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, यानी कि जैसे घास है, पत्तियां हैं जो कि वहां से उठ के कहीं नहीं जा रही, एक जगह है, या गतिशील है, हमारे जैसे हिरन है, बकरी है, गाय है, एंटीलोप है, ये सब जो है ये तो गतिशील है। तो दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न होगा ना, भिन्न भिन्न। गाय घास जहाँ पर है वहां पर गाय अपना भोजन जाकर के चलेंगी, और जहां पर गतिशील की बात है, हिरन, उसको मांसाहारी जंतु, है ना, मांसाहारी जंतु उसे दौड़ा करके उसको मार करके उसका पोषण करेंगे, भोजन को करेंगे। तो जीवों द्वारा भोजन करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। ठीक है, हम लोग संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही करते हैं, अंदर ही होता है। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसका पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है ना। जीवों द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए उसके पाचन की विधि और उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है ना। सबका भोजन का अंतर्ग्रहण एक ही विधि द्वारा नहीं होगा, उन पर निर्भर करता है, उनकी कार्यशैली पर निर्भर करती है, उनकी पाचन की विधि पर निर्भर करती है, उनके बनावट पर निर्भर करता है। ठीक है, घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं, है ना। कुछ घास, कुछ फल, कुछ कीट, कुछ मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। कुछ अन्य जीव जो है वो पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है ना। ये क्या करते हैं, किसी को मारते भी नहीं है और उनसे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। लीच जो है वह जब किसी जंतु को या किसी जीव में यदि वो चिपक जाता है, लीच, वो उसका पूरा खून को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब तक वो पूरे ब्लड को एब्जॉर्ब करके भारी ना हो जाता है मोटा, तो वो तब तक उसको नहीं छोड़ता है, फिर वो गिर जाता है अपने आप। उसी तरह किल्ली है, जू है, खटमल है, फीता कृमि हमारे शरीर के अंदर, है ना, जीवों द्वारा प्रयुक्त होते हैं। ये मारते नहीं हैं लेकिन पोषण प्राप्त कर लेते हैं। अब है, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। कुछ जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन और उनके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण तरह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग भी विशिष्ट हो जाते हैं, है ना। जो एक कोशिकीय जीव है उनका भोजन करने का ढंग बिल्कुल अंतर्ग्रहण का विधि अलग रहेगा बहुकोशिकीय जीवों के अपेक्षा, है ना। जैसे जैसे जीवों में जटिलता बढ़ती जाती है, उनके
कई कार्य के लिए अलग अलग अंग होते जाते हैं। कुछ खास अंग होते हैं जिनसे कि पोषण की क्रिया होती है या पाचन की क्रिया होती है। उनके अंग विशिष्ट होते हैं। जैसे कि अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन प्राप्त करता है। ये जो है उंगली, इसे हम लोग कूटपाद कहते हैं या सीटोपोडिया कहते हैं, है ना। ये जो उंगली जैसी उभार है, इस पादाब कूटपाद या सीडोपोडिया कहते हैं। तो ये है एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में कि कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की निकलती है, उसको सीटोपोडिया कहते हैं, और उसी के मदद से वह भोजन को ग्रहण कर लेता है। देखिए ये भोजन, यहाँ पर एक खाद्य कण है फर्स्ट स्टेप में, ये केंद्रक है, ये अमीबा है। इनका कोई भी आकार नहीं होता है, किसी भी आकार का ये कभी भी अपने को बदल सकते हैं, है ना। इनमें सबसे बड़ा यही कि अपना आकार बदल सकते हैं। ये केंद्रक है और ये उंगली जैसी नुमा इनकी संरचना है। यहाँ पर खाद्य कण है। उंगली जैसी संरचना को ये आगे बढ़ाते हैं, एक लंबे प्रवर्ध की तरह हो जाता है। इसको कहते हैं पादाब या कूटपाद या सीडोपोडिया। यही सीडोपोडिया से ये भोजन को अंदर ग्रहण कर लेते हैं। थर्ड नंबर में है खाद्य रिक्तिका और खाद्य कण उसके अंदर चला आता है ना। अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। देखिए भोजन को क्या किया, ये दोनों उंगली इसको घेर लिया, है ना। दोनों उंगली इसको घेर लिए और अंदर खाद्य रिक्तिका बना लिया, और अंदर क्या है, खाद्य कण है। ठीक है, ये खाली जगह में खाद्य कण चलाया। अब खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में क्या होता है। ये खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन होता है और ये सरल पदार्थों में टूट जाता है, सरल पदार्थों में बदल जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं, अंदर की ओर चले आते हैं। और ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के अंदर विस्तृत हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के पास यहाँ पर चिपक कर यहाँ पर फट जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है, बाहर से निष्कासित कर जाता है। यही इनका एक्सक्रीशन है, यानी कि उत्सर्जन है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। क्या होता है कि इसकी सतह में चिपक कर सट जाती है, वहां पे वो फट जाती है और वो अपच पदार्थ बाहर निकल जाता है। यही है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण करने का तरीका। तो इस तरह से अमीबा ने भोजन को ग्रहण किया। ठीक है, सीटोपोडिया की मदद से भोजन को ग्रहण किया, कणों को घेर लेते हैं और खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। और खाद्य रिक्तिका में ही जटिल पदार्थों का विघटन हो जाता है, वह सरल पदार्थों में टूट जाता है और कोशिका द्रव्य में जाके मिल जाता है, उससे विस्तृत हो जाते हैं। और जो बचने के बाद जो अपच पदार्थ है कोशिका की सतह की ओर गति करता है, उसके दीवार से चिपक करके वो फट जाता है और वो शरीर से बाहर निकल जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाघात की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके हुए होते हैं।
अमीबा भी एक कोशिकीय है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन पैरामीशियम की निश्चित आकार होती है ना। जूते की सोल की तरह पैरामीशियम का आकार होता है, इनका निश्चित आकार होता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है और भोजन इस स्थान तक पक्षाघात की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, है ना। सीढ़िया की गति द्वारा पहुंचता है और कोशिका की पूरी सतह को ढके हुए होते हैं। तो ये रहा हमारा एक कोशिकीय जीव का पोषण। एक कोशिकीय जीव में भोजन का तरीका कि किस तरह से पोषण होता है, ये हमने अमीबा का भी बताया चित्र 6.5 में, है ना। बहुत इजी है, बस एक अमीबा का चित्र हमको बनाना है, कोई भी आकार का बना देना है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य है, बीच में न्यूक्लियस है तो अमीबा है, न्यूक्लियस नहीं तो अमीबा नहीं है ना। वो न्यूक्लियस है और खाद्य कण को उंगली नुमा प्रवर्तक सिटोपोडिया द्वारा खाद्य कण धीरे धीरे कोशिका के शरीर तक लगता है और फिर उसे वह गोल करके खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। खाद्य कण उसके अंदर आ जाता है। खाद्य कण धीरे धीरे कोशिका द्रव्य में आकर के जब वो सरल कणों में बढ़ जाता है, जटिल से सरल में बढ़ जाता है, तब वो धीरे धीरे कोशिका द्रव्य विकसित हो जाते हैं और फिर कोशिका की सतह से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह 6.5 में अमीबा में पोषण कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे जटिल वर्ग में, है ना, मनुष्य में पोषण कैसे होता है और आगे हम लोग फिर पाचन तंत्र और कई तंत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। तब तक इसको आप लोग रीडिंग लगाइएगा, अच्छा से इसको 2-3 बार पढ़ के समझिएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।